पोसोलॉजी क्या होती है? पोसोलॉजी, जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है, मरीज उसको डायग्नोस करता है डिजीज को, उसको मेडिकेशन देता है, तो डोज को कैलकुलेट करके दिया जाता है बॉडी वेट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। तो ये फिजिशियन डिसाइड करता है उसके नॉलेज के बेसिस पे और पेशेंट कंडीशन के बेसिस पे कि क्या मेडिकेशन देना है और कितना देना है और किस ड्यूरेशन के लिए देना है। मेडिकेशन का करेक्ट होना ज़रूरी है, राइट डोज होना ज़रूरी है, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो चूज़ किया है उसका भी सही होना ज़रूरी है। तो जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के आधार पे किए जाते हैं, और उसमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को प्रेफर किया जाता है। ऐसी मेडिसिन जो कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल है, नेशनल फॉर्मुलरी में शामिल है, जो सेफ है पेशेंट के लिए, जिसके साइड इफेक्ट्स कम हैं, बेनिफिट्स अच्छे हैं, बेनिफिट्स रिस्क रेशियो जिसका एनालाइज हो चुका है, और ये रिसर्च में पाया गया है कि ये मेडिसिन के बेनिफिट ज़्यादा है। तो ऐसी मेडिसिन को प्रेफर करने से पेशेंट को रिलीफ जल्दी लगता है और डिजीज का क्योर भी हो जाता है। क्योर और ट्रीटमेंट में तो आपको डिफरेंस पता है। क्योर क्या होता है? किसी भी बीमारी के रूट कॉज पे काम करके उसको इरेज करना, ये होता है क्योर। और ट्रीटमेंट क्या होता है? सिम्टम्स को सप्रेस करना। सिम्टम्स हमें तकलीफ देते हैं। सिम्टम्स में जैसे आपका स्नीजिंग है, कफिंग है, रेडनेस है, आपके बॉडी में कहीं ईचिंग हो रही है, ये सब सिम्टम्स होते हैं, इंडिकेशंस होते हैं। बॉडी इंडिकेट करती है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। आपको उसको पिन पॉइंट करके कॉज को इरेडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। एलोपैथी में मैंने आपको एंटीबायोटिक्स बताया था, ये कॉज पे काम करती है। हमारी बॉडी में यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है किसी ऑर्गन में, तो उसको किल करती है या उसकी ग्रोथ को रोकती है, तो ये क्योर प्रोवाइड करती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स। तो पोसोलॉजी एक ऐसा साइंस है, फार्मेसी की वो ब्रांच है जिसमें हम डोज का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि डोज सबका वेरी करता है। ठीक है, एज के एज यदि, जैसे कोई जेरियाटिक पेशेंट है, बूढ़ा बुजुर्ग है, तो उसको थोड़ा कम डोज दिया जाएगा। किसी को कोई डिजीज है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा, बॉडी वेट को कंसीडर किया जाएगा, जेंडर को कंसीडर किया जाएगा। कोई ड्रग आपका एम्प्टी स्टमक लेना है या आफ्टर मील और बिफोर मील, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। ड्रग को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। कॉम्बिनेशन में यदि हम ड्रग यूज करते हैं तो हम उसको पॉलीफार्मेसी कहते हैं। आपने प्रिस्क्रिप्शन में एक से ज्यादा ड्रग देखे होंगे, है ना? प्रिस्क्रिप्शन में आपने 3-4 ड्रग्स रहते हैं, वो कॉम्बिनेशन में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ताकि बेटर रिजल्ट्स आ सकें और पेशेंट को प्रॉपर रिलीफ लग सके। और एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा सकता है, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकता है। तो इस तरह से ड्रग के कॉम्बिनेशन सेट किए जाता है। तो पॉलीफार्मेसी का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन में दो या दो से अधिक ड्रग यदि है तो उसको हम पॉलीफार्मेसी कहते हैं। पोसोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक से आया है। पोसो मीन्स होता है हाउ मच, मतलब कितनी मात्रा में दवाई लेनी है। लोगस मीन्स तो आप जानते हैं स्टडी। तो पोसोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग डोज कैलकुलेशन। इसमें हम ड्रग डोज को कैलकुलेट करेंगे कि कितनी मात्रा दवाई की मरीज को लेनी है। और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक टॉलरेंस भी होता है। टॉलरेंस एंटीबायोटिक के केस में जनरेट होता है। एक ही एंटीबायोटिक यदि लंबे समय तक एक पेशेंट में यूज की जाती है तो उस केस में उस एंटीबायोटिक के लिए उस मरीज में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, या बैक्टीरिया भी अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है किसी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के लिए। तो वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से बचने का रास्ता निकाल लेता है, तो वो एंटीबायोटिक उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाती या उसकी ग्रोथ को नहीं रोक पाती। तो इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसके लिए हमें मेडिकेशंस को चेंज करने की जरूरत है ना? सपोज आप एक डॉक्टर के पास गए, इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसको आपने पहले डॉक्टर का मेडिकल हिस्ट्री बताया कि क्या उसने ट्रीटमेंट दिया है, तो उसने अपने मेडिकेशन को चेंज कर दिया। इससे सेकेंड डॉक्टर से रिलीफ मिल गया। तो मेडिकेशन को चेंज करने की जरूरत होती है इन केस ऑफ टॉलरेंस। तो आप टॉलरेंस समझ में आ रहा है आपको? आइडियोसिंक्रेसी भी एक ऐसा ही वर्ड है। पर्टिकुलर किसी मरीज में यदि ड्रग का एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आता है तो हम उसको आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं।
प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको एगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, किस तरह से काम करते हैं। हमारे बॉडी के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एसिटाइलकोलिन है, एड्रेनालिन है, इनके रिसेप्टार्स के बारे में बताया था। एड्रेनालिन के रिसेप्टार अल्फा और बीटा, कोलिन एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टार मस्कैरिनिक और निकोटिनिक, एन और एम से इसको डिनोट करते हैं। ये बायोमोलिक्यूल जब अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो फिजियोलॉजिकल एक्शन कॉज करते हैं, कोई ना कोई बॉडी में चेंजेस आएंगे इससे। जैसे नर्व में जो स्टिमुलस जनरेट हुआ है उसका कंडक्शन होगा, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कंडक्शन होगा, ठीक है, ब्रेन तक सिग्नलिंग होगी, ब्रेन से कोई रिस्पॉन्स आएगा तो उसको अफेक्टिंग ऑर्गन तक ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये बायोमोलिक्यूल्स है हमारी बॉडी में, है ना। एंजाइम्स भी बायोमोलिक्यूल है, हॉर्मोन्स हैं, ये सब मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ये बॉडी के सभी सिस्टम के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम हमारा हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में देखे हैं ग्लैंड्स और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन, और उसका हमारे बॉडी के किस पार्ट पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जब ये हार्मोन सर्कुलेशन में आते हैं तो अपने जहाँ भी इनके रिसेप्टार है हमारी बॉडी में, वहां पर ये सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचते हैं और अपना एक्शन कॉज करते हैं। तो पोसोलॉजी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पोसोलॉजी मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी इसको डीपली एक्सप्लेन किया था, अभी जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ। क्लियर है आप लोग को पोसोलॉजी क्या होती है? इसमें आपका यंग्स फार्मूला है, काउलिंग्स फार्मूला है और क्लार्क फार्मूला है। ये डिफरेंट फार्मूलाज है जो हम ड्रग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक बॉडी वेट, है ना, बॉडी सरफेस एरिया, एज, है ना, तो उसको हम कैलकुलेट करके डोज मरीज को देते हैं। ड्रग्स कॉम्बिनेशन में देने का हमें फायदा ये होता है बेटा कि ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स आते हैं ड्रग्स के, हाँ। अब आप देखोगे एक स्ट्रिप को उठा के तो उसमें भी 3-4 इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। जैसे हम डोमपेराडोन के साथ रेबिप्राजोल और डोमपेराडोन का कॉम्बिनेशन आता है, तो डोमपेराडोन एंटीमेटिक है और रेबिप्राजोल पीपीआई कैटेगरी का ड्रग है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। दोनों को कॉम्बिनेशन में देने से एक ड्रग दूसरे ड्रग के साइड इफेक्ट को कम कर देता है ना। एक ही मेडिसिन में आपके 2 या 3 भी एपीआई हो सकते हैं। एपीआई वो जो थेराप्यूटिक इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो दो दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ड्रग्स, इसी को हम कंपाउंडिंग कहते हैं, ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में देना। या तो प्रिस्क्रिप्शन में कॉम्बिनेशन में होगी, या तो फिर जो हमने ड्रग खरीदा है उसी में कॉम्बिनेशन होगा, उस मेडिकेशन में ही कॉम्बिनेशन होगा। जैसे आप कॉस्मेटिक्स खरीदते हो तो उसमें इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेंशन किए जाते हैं कि उस क्रीम में क्या क्या डला हुआ है। तो इस तरह से ड्रग को डिजाइन किया जाता है, जिसको हम ड्रग डिजाइनिंग कहते हैं, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट कहते हैं। ये सब इंडस्ट्रीज में होता है। इंडस्ट्रीज में मैंने आपको बताया था जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। सुटिक्स भी आप लोग रिवाइज कर रहे हो ना? सभी सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। डेली 1 से 1.5 घंटे पढ़ा करो, एग्जाम को बहुत कम समय बचा है। यदि आप डेली पढ़ाई करोगे, रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेंगी चीजें, ठीक है। जैसे आप कोई ड्रग कंज्यूम कर रहे हो, यदि आपका स्टमक एम्प्टी है, खाली है, तो वो ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। यदि जैसे सपोज किसी मरीज को यदि डायबिटीज है तो हम उसको ग्लूकोज का बॉटल थोड़ा सा केयरफुली या तो यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। हम यदि उसको ग्लूकोज का बॉटल लगाएंगे तो उसको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब क्रिटिकल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो हम डिजीज कंडीशन को ध्यान में रख के ही मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करते हैं। और बीइंग एज अ फार्मासिस्ट, ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम मरीज को काउंसलिंग दे, उसको गाइड करें। जो भी मेडिकेशन हम उसको दे रहे हैं, हम उसको डिजीज की काउंसलिंग दें, उसको रीजन बताएं, परहेज बताएं, उस दवाई को कैसे खाना है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन काफी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पेशेंट को समझ में आना चाहिए। तो हम इसको कंफर्म करने के लिए उससे पूछ भी लेते हैं कि आपको समझ में आया कैसे खानी है दवाई, बताओ कैसे खानी है। वो बताता है ऐसे खानी है, और वो सही बताता है, तो फिर आपको भी एक श्योरिटी मिल जाएगी कि वो समझ गया है। क्योंकि पेशेंट कंप्लायंस बहुत जरूरी है। पेशेंट कंप्लायंस मतलब जो भी मेडिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और जो भी प्रिकॉशंस बताए गए हैं मरीज को,
उसको वो फॉलो करे, ये बहुत जरूरी है। तभी मरीज को आराम लगेगा। ठीक है। और आप हर मरीज से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वेल एजुकेटेड है, उसका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है ना। कुछ लोग रहते हैं जिनको जल्दी समझ में आता है, कुछ लोगों को आराम से समझ में आता है, पर हमें सबको लेके चलना है, क्योंकि मरीज मरीज होता है ना। मरीज मरीज है। तो जैसे आपने उसको यदि कोई ऐसा दवाई दी है जो एक्सटर्नली यूज करनी है और वो सिरप जैसे दिख रही है, वो आप उसको बताओगे कि इसको लगाना है ना, जहां पर भी आपको ईचिंग हो रही है। नहीं तो कभी कभी क्या है, ईचिंग के लिए ओरल मेडिकेशंस भी आते हैं, सिरप्स भी आते हैं, है ना। एंटी एलर्जिक के सिरप्स भी आते हैं, उसके कुछ एक्सटर्नल यूज के ड्रग्स भी आते हैं। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि लगाने वाले ड्रग को पेशेंट पी लेता है या खा लेता है तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, और इसके लिए जिम्मेदार होगा वो व्यक्ति जिसने उसको काउंसलिंग दी है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना, क्योंकि इंसान का जो शरीर है वो ऊपर वाले ने बनाया है ना। जान भी वही डालता है। बस मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, फार्मासिस्ट ये केवल बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब मशीन का ऐसा है, साहब खराब हो गई तो फिर बन जाएगी, लेकिन मानव शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपसे मिनिमम नॉलेज एक्सपेक्ट किया जाता है फार्मेसी फील्ड में, क्योंकि ये मेडिकल साइंस में मतलब गलती का कोई स्कोप नहीं है। एक गलती इंसान की जान ले सकती है। इसीलिए ये काफी सिंसेरिटी का काम है, डेडिकेशन का काम है। आपके अंदर एक सिंसेरिटी, डेडिकेशन, लगन होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है। क्योंकि आप यहाँ मशीनों के साथ डील नहीं कर रहे, आप यहाँ इंसानों के साथ डील कर रहे हो। और इंसानों में इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, है ना। तो भावनाओं को समझना भी जरूरी है। एक फार्मासिस्ट में एक अच्छे कम्युनिकेशन, एक कॉन्फिडेंस के साथ ही साथ उसका इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छा होना चाहिए, जिसको हम ईक्यू कहते हैं। इमोशनल क्वोशिएंट आपने सुना होगा, ईक्यू। तो ईक्यू का बेहतर होना बहुत जरूरी है। आप सामने वाले के दुख दर्द को समझ पाओ, फील कर पाओ, तो उसके आधार पे आप उसकी मदद करने के लिए आपके अंदर से एक ड्राइविंग फोर्स आएगा। ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो इमोशंस को काफी प्रेफरेंस देते हैं, है ना। एनिमल्स में तो उतना नहीं होता जितना ह्यूमन बींग्स में होता है। तो आप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अब जैसे डॉक्टर ने यदि आयरन प्रिस्क्राइब किया है, किसी पेशेंट को एनीमिया है, उसका डायग्नोसिस हुआ, उसका हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है, नेचुरल डाइट से वो कवर अप नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में जैसे आयरन के टैबलेट प्रिस्क्राइब किए, और तो उसके साथ विटामिन सी दे दिया कॉम्बिनेशन में, तो विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, है ना। जैसे मरीज को कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया तो उसके साथ कॉड लिवर ऑयल, ऐसा कोई ड्रग, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल सिरप्स आते हैं, ये सपोर्ट के लिए दे देता है डॉक्टर, है ना। जिससे यदि कोई डिफिशियंसी की वजह से यदि कोई इश्यू अराइज हो रहे हो तो वो उससे रिजॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि हम कई बार बैलेंस्ड डाइट नहीं ले पाते हैं, तो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो जाती है, मिनरल्स की, विटामिन की, प्रोटीन्स की, और आपके जिसकी वजह से हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, इनका प्रॉपर बॉडी में प्रोडक्शन नहीं होता। तो रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू भी पेशेंट को ठीक किया जाता है। तो ये भी दवाई के काम करने का एक तरीका होता है। अब दवाई कई बार कॉम्बिनेशन में इसलिए यूज की जाती है कि एडिटिव इफेक्ट आता है, सिनर्जिज्म आता है। जैसे हम लोकल एनेस्थेटिक प्रोकेन यूज कर रहे हैं, हम उसके साथ थोड़ा एड्रेनालिन मिक्स कर दें तो उससे ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। जैसे आप थियोफाइलिन यूज करते हो ब्रोंकियल अस्थमा के केस में, तो उसमें आप इफेड्रिन यदि ऐड करते हो तो एडिटिव इफेक्ट आता है। मतलब दोनों ड्रग मिलके उस डिजीज को ज्यादा एक बेहतर तरीके से ठीक कर पाते हैं। तो इस तरह से हम ड्रग के कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन में कुछ टर्मिनोलॉजीज भी हैं जो यूज होती हैं, वो आपको आना चाहिए बीइंग एज अ फार्मासिस्ट, क्योंकि जब आप ड्रग डिस्पेंसिंग करेंगे आपके हाथ में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन को रीड करके उसको समझना है और उस बेसिस पे आपको दवाई डिस्पेंस करनी है। तो आपको ये आना चाहिए, है ना। डॉक्टर तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा, यदि उसको ड्रॉप्स लिखना है तो वो जीटीटी लिख देगा, है ना। यदि कोई ड्रग दिन में एक बार तो ओडी, है ना, बीडी, क्यूआईडी, टीडीएस, एचएस लिख देगा एट बेड टाइम, है ना। और सोमने, ये सब लैटिन टर्म्स होते हैं जो पहले काफी ज्यादा यूज होते थे, अभी भी यूज होते हैं, लेकिन अभी इनका काफी लिमिटेड यूज होता है। ठीक है, पर ये लैटिन टर्म्स से हमें फैमिलियर होना चाहिए।
और हमारे फार्मेसी फील्ड में हमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं ये क्लियर होना चाहिए। टर्मिनोलॉजीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेडिकल फील्ड में। ये एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और आपके एग्जिट एग्जाम में भी आएंगे, है ना। और डेफिनेशंस भी आती है आपको। जब मैंने आपको सुटिक्स में इमल्शन और सस्पेंशन पढ़ाया था तब सर्फेक्टेंट्स के बारे में बताया था, HLB स्केल। आप में से कोई बताएगा सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, माइक्रो इमल्शंस क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट्स, आप लोग वॉशिंग मशीन में यूज करते हो ना सर्फ, उसमें सर्फेक्टेंट डला होता है, ये सरफेस टेंशन को कम करता है। इंटरफेशियल टेंशन कम हो जाएगा तो कपड़ों से आसानी से मैल निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही क्या है, हमें इमल्शन बनाने के लिए इंटरफेशियल टेंशन को कम करना होता है, क्योंकि हमको ऑयल और वाटर को इमिजिबल स्टेट में लेके आना है। तो हम उसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं जो कि सर्फेक्टेंट्स होते हैं, है ना। इमल्शंस हम बनाते हैं, उसमें हम इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंशन बनाएंगे, सस्पेंडिंग एजेंट, है ना। यदि हमें सस्पेंशन यदि बनाना है, तो यदि हमने ड्रग को पीसा और वो किसी लिक्विड में सॉल्युबल नहीं है तो हम सस्पेंशन बना लेंगे। यदि ऑयल फॉर्म में है तो इमल्शन बना लेंगे, है ना। यदि वो घुल गई तो हम सॉल्यूशन बना लेंगे। तो सॉल्यूशन है, इमल्शन है, सस्पेंशन है, ये सब डोजेस फॉर्म होते हैं। कुछ ड्रग्स के हम सॉलिड डोजेस फॉर्म बना लेंगे। तो ये सब ड्रग डिजाइनिंग और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में आता है। तो ड्रग की इफिकेसी और स्टेबिलिटी बरकरार रहे, ड्रग से मैक्सिमम बेनिफिट्स पेशेंट को मिले, इस हिसाब से हम दवाई को डिजाइन करते हैं। हमें दवाइयों के मेजरमेंट्स का भी नॉलेज होना चाहिए। यदि भाई डॉक्टर कह रहा है कि, या प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि 1 टीस्पून ड्रग लेनी है, आपको कोई लिक्विड है, सिरप है, सायरप आपको 1 टीस्पून लेनी है, तो कितना खाओगे आप? दवाई के आपने ढक्कन पे मार्किंग देखी होगी, उस पे मार्किंग होती है 5 ml, 10 ml, 15 ml तक की, 20 ml तक की मार्किंग होती है। तो यदि 1 टीस्पून लिखा हुआ है तो 5 ml लेनी है। 1 ड्रॉप, डॉक्टर ने कहा यदि 2 ड्रॉप डालनी है एक आंख में, है ना, या दोनों आंख में भी डालनी पड़ सकती है, एक एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप। तो ड्रॉप में हमें पता होना चाहिए कितनी क्वांटिटी आती है। 0.06 या 0.04 भी कुछ बुक्स में दिया हुआ है। तो 0.06 ml एक ड्रॉप में आता है। तो ये हमको दवाइयों का मेजरमेंट पता होना चाहिए, है ना। जैसे आपका 1 ml में 15 मिनीम आता है। तो ये सब कैलकुलेशंस में काम आते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया में सिरप बनाने के लिए 66.6% आपको शुगर यूज करनी पड़ेगी तो सिरप बन जाएगा, है ना। फार्माकोपिया के बारे में भी आपको बताया था। अब रिवाइज कर रहे हैं, केमिस्ट्री में आता है फार्माकोपिया के बारे में। उसके एडिशंस कब कौन सा आया था, किसकी चेयरमैनशिप में आया था, अभी लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, फार्माकोपिया में किस तरह की जानकारी दी हुई है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और मेजरमेंट की जानकारी आपको होना चाहिए। मेजरमेंट में जैसे आपका 1 kg में 2.2 पौंड आता है ना। आपका 1 पौंड में 451 ग्राम्स आते हैं, है ना। तो ये पौंड और केजी में रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, है ना। हमारे ड्रग को आप देखते होंगे ज्यादातर इसमें एमजी में इसके पावर आती है, जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है टैबलेट, 200 mg, 250 mg, 500 mg, है ना। और 1 ग्राम तक भी कुछ ड्रग्स आती हैं। और कुछ पोटेंट ड्रग्स होती हैं जिनके डोज बहुत कम होते हैं, जैसे सेडेटिव हिप्नोटिक्स में आपका एल्प्राजोलम है, 0.25 0.5 mg की स्ट्रेंथ में आता है। दवाइयों के आपको ब्रांड नेम पता होना चाहिए, उनका सॉल्ट पता होना चाहिए, कौन सी दवाई किस बीमारी में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, और उसकी उसके क्या प्रिकॉशंस होते हैं, उस दवाई का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे प्रॉपरली किया जा सकता है ना, उसको कैसे कंज्यूम करना है। ये सब आपको फार्मासिस्ट को मतलब प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे पेशेंट को काउंसलिंग देनी पड़ती है। कहीं कहीं तो डॉक्टर्स भी काउंसलिंग दे देते हैं, फार्मासिस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती। जो लोग क्लिनिक्स चलाते हैं ना, जिनके प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, वो सब खुद ही कर लेते हैं, बस फार्मासिस्ट दवाई दे देता है, बाकी समझा भी वही देते हैं। हालांकि ये काम वैसे होता फार्मासिस्ट का है। अब किसी हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट काम करेंगे, वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल के साइज पे। गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना, अब उसमें कितने नंबर ऑफ बेड्स हैं, इस आधार पे ये डिसाइड होता है कि हॉस्पिटल लार्ज है, स्मॉल है, वेरी लार्ज हॉस्पिटल है। अराउंड यदि 50 बेडेड हॉस्पिटल है तो एटलीस्ट 3 फार्मासिस्ट की आउटसोर्सिंग हायरिंग होती है। और 100 बेड के आसपास है तो 5 फार्मासिस्ट
ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। 200 यदि बेड है हॉस्पिटल में तो 8 फार्मासिस्ट, 300 बेड है तो 10 फार्मासिस्ट, और यदि 500 बेड है तो 15 फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है ना। वहीं पर जैसे सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स में जरूरत पड़ती है नर्सेस की। ठीक है। बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है, और जीएनएम होता है, एएनएम होता है, स्टाफ नर्स, इनकी इनकी वैकेंसीज और इनकी जॉब्स, इनकी पोस्टिंग सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। यदि जनरल वार्ड है या महिला वार्ड है, ठीक है, या आपका क्रिटिकल कंडीशन में यदि कोई पेशेंट आईसीयू में है वहाँ पर, तो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में पेशेंट के बेड के हिसाब से नंबर ऑफ नर्स की ज़रूरत होती है। और हॉस्पिटल में तो मेडिकल स्टोर जनरली एक फ्लोर पे एक ही होता है, मेन मेडिकल स्टोर। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में उसके सब 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 ब्रांचेस, जैसा हम कह सकते हैं कि भाई एक छोटा मेडिकल स्टोर दूसरे फ्लोर पे भी है, ताकि वहां से भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। नर्सिंग स्टेशन भी होता है, नर्सेस के पास ड्रग्स होती हैं, वहीं से वो पेशेंट को सप्लाई कर देती है। पर एक ही मेडिकल स्टोर होता है जनरली, सेंट्रल मेडिकल स्टोर किसी भी बड़े हॉस्पिटल में। आपने हॉस्पिटल तो विजिट किए होंगे, इलाइट हॉस्पिटल जैसे अपोलो हुआ, फोर्टिस हुआ। ये हॉस्पिटल्स काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे जहाँ पर टीवी और टेलीफोन, एसी, ये सब सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। इलाइट हॉस्पिटल्स कहते हैं इनको, है ना। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन ने ट्रीटमेंट करवाया था फोर्टिस हॉस्पिटल में, है ना। तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, क्योंकि इन हॉस्पिटल का पर डे का चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनको इलाइट हॉस्पिटल्स कहते हैं। ठीक है। अब फार्मासिस्ट को यदि ड्रग्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको अपडेटेड रहने के लिए कुछ ड्रग्स के सोर्सेज, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज इस्तेमाल करने होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर वो इस्तेमाल कर सकता है, जर्नल्स पढ़ सकता है, जिससे उसकी ड्रग्स की नॉलेज बढ़ेगी, वो अपडेटेड रहेगा, है ना। जर्नल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, तो इसको फार्मासिस्ट को देखते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मेडलाइन है, पबमेड है, ये सब मतलब डेटाबेसेस हैं जहाँ पर ड्रग्स की इंफॉर्मेशन होती है। फार्मासिस्ट को इसको रेगुलर बेसिस पे हर 2-3 दिन में अपडेटेड अपने आप को करना चाहिए, क्योंकि कंपनीज रिसर्च करती है, नए नए मॉलिक्यूल्स को डेवलप करती है, अपने मॉलिक्यूल्स को इम्प्रूव करती है, ड्रग्स में टेक्नोलॉजी को ऐड करती है, तो इसका नॉलेज फार्मासिस्ट को होना चाहिए। ओटीसी मेडिसिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ओवर द काउंटर ड्रग्स। ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। एच शेड्यूल के ड्रग्स आते हैं, एक्स शेड्यूल के ड्रग्स आते हैं, इनके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। एक्स शेड्यूल के ड्रग्स का रिकॉर्ड मेंटेन 3 साल तक आपको रखना होता है। ड्रग इंस्पेक्टर की जब विजिट होती है तो वो आपसे पूछ सकता है ये चीजें। आपका लाइसेंस लगा होना चाहिए मेडिकल स्टोर पे, फार्मासिस्ट का रहना वहाँ जरूरी है, जिसके जिसके भी नाम पे लाइसेंस है। हॉस्पिटल में पीटीसी कम्युनिटी बनाई जाती है, पीटीसी कमिटी। कमिटी का काम क्या होता है, इसमें डॉक्टर, फिजिशियन और नर्स होते हैं। ठीक है, और इसका जो चेयरमैन होता है वो फिजिशियन होता है, और सेक्रेटरी होता है फार्मासिस्ट, और इसमें नर्सिंग स्टाफ भी होता है। तो ये पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करते हैं, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को डेवलप करते हैं, रैशनल यूज ऑफ ड्रग को प्रमोट करते हैं, और ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिससे सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन किया जा सके, पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट्स हो। तो इसका ये लोग ध्यान करते रखते हैं, इस बात को इंश्योर करते हैं। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एविडेंस बेस्ड होते हैं, और जो क्लिनिशियंस के जो जजमेंट होते हैं, है ना, उसके आधार पे ये लिस्ट बनाई जाती है। तो ये हमने कुछ सॉफ्टवेयर देखे, है ना। और जनरल जो मेडिकेशंस हैं, आपका जितने भी शेड्यूल्स के ड्रग्स हैं, इनके साइड इफेक्ट्स, इनके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये हमें पता होना चाहिए। दवाइयों के डोज पता होना चाहिए, उसकी फेमस ब्रांड नेम पता होना चाहिए, कौन सी दवाई किस किस डोजेस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, और किन कंडीशंस में कौन सा डोज यूज करना ज़्यादा सही रहेगा। तो इन सब का बेसिक नॉलेज बीइंग एज अ फार्मासिस्ट हमें होना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी बिहेवियर हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम जिन लोगों से डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी परेशान है, तो हमें उनकी परेशानी कम करना है, ना कि उनकी परेशानी बढ़ाना है। ठीक है, हमें उन्हें इमोशनली भी सपोर्ट करना है, तो हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट कम्युनिकेशन हमारा होना चाहिए, है ना। हमें ज़्यादा चिल्लाना डराना नहीं है किसी को। तो ये सब बहुत मायने रखती है, छोटी छोटी चीज़ें, है ना। तो ये सब हमें धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप डेवलप करना
बहुत जरूरी है। क्योंकि जब पेशेंट दवाई खाता है तो उसको दवाई का उतना नॉलेज नहीं होता। अब जैसे आयरन का टेबलेट पेशेंट ने खाया, उसके फीसेस ब्लैक आ रहे हैं, यूरिन हल्का सा उसका ब्लैकिश आ रहा है, बहुत हल्का सा ब्लैक आता है। अब कोई पेशेंट घबरा जाए तो हम उसको बता सकते हैं कि भाई आयरन खाने से आपके फीसेस ब्लैक हो सकते हैं, यूरिन आपका हल्का सा ब्लैक हो सकता है। कोई टीबी का पेशेंट है, रिफाम्पिसिन खा रहा है, उसका रेड यूरिन आ रहा है, आपने उसको बता दिया है तो वो घबराएगा नहीं। है ना। आप जैसे टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी आता है ड्रग का। आप प्रिस्क्रिप्शन कभी देखें और उसमें कोई आपको टेरेटोजेनिक इफेक्ट की पॉसिबिलिटी नजर आए, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो आप डॉक्टर से इमीडिएटली इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसको आप गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि ड्रग का जितना नॉलेज फार्मासिस्ट को होता है उतना शायद ही किसी और मेडिकल स्टाफ को होता है। क्योंकि ड्रग डिजाइनिंग फार्मासिस्ट ही करता है, तो फार्मासिस्ट ड्रग ड्रग एक्सपर्ट माना जाता है ना। ड्रग के कॉम्बिनेशन की इंफॉर्मेशन भी होती है फार्मासिस्ट को। तो टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी मैंने आपको बताया था क्या होता है। प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत से ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि वो प्लेसेंटा के थ्रू उसके बेबी में जाते हैं और उसको उसके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं और बेबी में डिफेक्ट पैदा कर सकते हैं। ठीक है, फोकोमेलिया जैसा प्रॉब्लम आ सकता है, न्यूरोनल ट्यूब डिफेक्ट जैसे आ सकता है ना। तो ये दवाइयों की लिस्ट भी मैंने आपसे शेयर की थी प्रीवियस वीडियोस में, उसको आप देख लेना। एंटीडॉट्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। हॉस्पिटल में इमरजेंसी ड्रग्स क्या होते हैं। इमरजेंसी ड्रग्स बहुत ज़रूरी है, उसका स्टॉक मेंटेन रखना पड़ता है फार्मासिस्ट को, वो ड्रग्स जिसकी वजह से इमरजेंसी में किसी की जान बच सकती है। एंटीडॉट्स में आपको मैंने यूनिवर्सल एंटीडॉट बताया था, चारकोल, जो कि पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ड्रग की भी पॉइजनिंग हो सकती है, किसी हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो सकती है ना। लेड की पॉइजनिंग हो सकती है। इसके लिए हम केमिस्ट्री में हमने लिमिट टेस्ट भी पढ़े हैं कि हम कैसे किसी भी हैवी मेटल्स की लिमिट को चेक कर सकते हैं। जैसे पानी में हम क्लोरीन की वैल्यू, फ्लोरीन की वैल्यू। पानी में फ्लोरीन एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वन वन पीपीपी, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीपी होता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की यूनिट। यदि कंसंट्रेशन सॉल्यूट की सॉल्वेंट में बहुत ही कम है तो हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। तो लिमिट दी हुई है, परमिसिबल लिमिट, आईपी एज अ रेफरेंस बुक यूज होती है ना। तो ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको फार्मेसी में बहुत सी चीजें आपको याद करने वाली है, तो आपको याद नहीं रहेंगी, फिर समझना है और उसको फिर रिवाइज करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताई थी। होपफुली आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, है ना। और जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं, कोई डाउट आता है तो आप उसको नोट डाउन करके रखा करो, और जब मैं आता हूँ आपके टच में तो आप मुझसे पूछा करो, है ना। हमेशा क्लास के एंड में मैं आपको टाइम देता हूँ, कोई डाउट तो नहीं है पूछता हूँ, तो उस टाइम पे आप डाउट पूछ लिया करो, है ना। वुमेन्स हेल्थ के बारे में पढ़ना है, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है ना। डिसमेनोरिया क्या होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। एमेनोरिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डिस्चार्ज। फीमेल में जब मोनोपॉज आता है तो उस कंडीशन को हम एमेनोरिया बोलते हैं। या नॉर्मली भी एक डिजीज कंडीशन भी हो सकती है। फर्टाइल विंडो जो होता है वो 13-14 वर्ष से लेके तो 47-48 वर्ष तक होता है। इस बीच में फीमेल माँ बन सकती है। और 48 के आसपास ये रुक जाता है, तो उसी को हम एमेनोरिया बोलते हैं। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? एम आई ऑडिबल? ल्यूकोरिया, जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, वाइटिस वेजिनल डिस्चार्ज आता है इसमें, इसको हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। ठीक है। और आपका मैनोर आपका एक्सेस यदि ब्लीडिंग हो रही है तो एनीमिया भी कॉज हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब वुमेन हेल्थ में आता है, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। डिसमेनोरिया क्या होता है, एमेनोरिया क्या होता है, मेनोरिया क्या होता है, ल्यूकोरिया क्या होता है। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको आंखों से रिलेटेड बीमारी के बारे में बताया था, ग्लूकोमा क्या होता है, डिप्लोपिया क्या होता है, कैटरैक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद ना। ये सब आप रिवाइज किया करो बेटा, कौन सी दवाइयाँ हम इनके इलाज में यूज करते हैं, है ना। और उन दवाइयों के डोज, ब्रांड, ये सब आपको पता करना है। फार्मेसी पढ़नी पड़ेगी बेटा, आपको पढ़ने से समझ में आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। डिप्लोपिया क्या होता है, मतलब डबल विजन आ जाता है इसमें, है ना। ग्लूकोमा में क्या होता है, हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है जिस वजह से हमारा विजन ब्लर्ड हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे आपने प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा, यदि कोई मरीज है उसको प्रॉपर
रेस्ट डॉक्टर को लिखना है ना, रेस्ट इन पीस, तो वो उसको शॉर्ट में क्या लिखता है, RIP। तो ऐसी जनरल चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना। अब प्रिस्क्रिप्शन आप देखोगे तो उसमें आपको बहुत से शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज नजर आएंगे, लेकिन जिसको नॉलेज है वो समझ जाएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता है। जैसे TLC लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो ऐसे बहुत सी शॉर्ट टर्मिनोलॉजी है, सैकड़ों हजारों जो यूज होती है। अब जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा। कहीं जैसे BOD लिखा हुआ है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं। RX लिखा रहता है प्रिस्क्रिप्शन पे, ये तो मैंने आपको कई बार बताया है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट, बीमारी का इलाज RX के बाद लिखा जाता है। और ये गॉड ऑफ जुपिटर जो है उनका सिंबल भी है ना। अब जैसे HX लिखा हुआ है, इसका मतलब हिस्ट्री ऑफ पेशेंट डिजीज, पेशेंट की जो बीमारी है उसकी हिस्ट्री, है ना। DX लिखा हुआ है मतलब डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में आपका इमेजिंग टेक्निक्स यूज हो सकती है, एक्सरे हो सकता है, एंडोस्कोपी हो सकती है ना। CT स्कैन हो सकता है, सोनोग्राफी हो सकती है, MRI हो सकती है, एंडोस्कोपी, है ना आपका। ये हो सकता है, कोई भी पैथोलॉजी का टेस्ट हो सकता है ना, ब्लड टेस्ट हो सकता है, ये FT किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT हो सकता है ना, CBC हो सकता है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, कोई भी टेस्ट हो सकता है, ये सब डायग्नोसिस के लिए, तो इसको हम DX लिख देते हैं, है ना। SOS यदि लिखा हुआ है किसी मेडिकेशन के आगे, मतलब जरूरत है तो ही लेना है। जैसे पेशेंट को पेन यदि होता है तो उसको पेन किलर खाने हैं, नहीं हो रहा है तो नहीं खाए वो। यदि उसको उल्टी की फीलिंग आ रही, नोजिया की फीलिंग आ रही है, तो वो ड्रग्स ले, एंटीमेटिक ड्रग्स, एंटीमेटिक ड्रग्स वो जो उल्टी को कम करें, वोमिकाइंड जैसे, है ना। अब ड्रग में जैसे आपको AC लिखा हुआ है मतलब बिफोर मील लेना है, PC लिखा हुआ है पोस्ट साइबोज मतलब आफ्टर मील लेना है ना। आफ्टर और बिफोर मील ड्रग्स लिए जाते हैं, एम्प्टी स्टमक और आपके लंच डिनर के बाद में। तो ये बहुत जरूरी होता है ना। अब जैसे हॉस्पिटल में आपने देखा होगा IV सेट्स यूज होते हैं, है ना, कैनुलास यूज होते हैं। किसी मरीज को यदि लगातार 2 हफ्ते तक यदि IV फ्लूइड देने हैं, है ना, या कोई मेडिकेशन देना है, तो हम उसमें कैनुलास यूज करते हैं। तो वो कैनुला के आपको गेज और उसके कलर पता होना चाहिए, है ना। जैसे आपके 14 गेज के आते हैं, 16, 18, 20, 22, 24, है ना, ये सब कैनुला के गेजेस होते हैं, है ना। अब इसमें आपको कलर पता होना चाहिए, ये एग्जाम्स में पूछते हैं, है ना। जैसे 14 गेज का जो कैनुला होता है ऑरेंज कलर का होता है, 16 गेज का ग्रे कलर का होता है, 18 का ग्रीन कलर का होता है, 20 का पिंक कलर का, 22 का ब्लू कलर का, 24 का येलो कलर का। ठीक है, तो ये कैनुला हो गए आपके। ठीक है, तो ये चीजें हैं, सब बेसिक है, आपको रिवाइज करते रहना चाहिए, तो एग्जिट एग्जाम भी आपका आसानी से निकल जाएगा। टमाटर खाते हो आप लोग? टमाटर लाल क्यों होता है, कौन सा पिगमेंट होता है उसमें? लाइकोपेन, है ना। दूध भी आप लोग पीते हो, दूध वाइट क्यों होता है? केजिन प्रोटीन की वजह से। हल्दी, हल्दी आप लोग खाते हो? पोहे में डालते होंगे, पोहा पीला हो जाता है, हल्दी में भी तो येलो पिगमेंट होता है, उसका नाम क्या होता है? कुरकुमीन। ठीक है। मिर्ची आपने देखी होगी, बहुत ज्यादा तीखी होती है ना। और रेड चिली भी आती है, लाल मिर्च, तो उसमें भी कैप्सीन पाया जाता है, तो उसकी वजह से उसमें रेडनेस भी होती है, और ये एक पिगमेंट होता है। ठीक है। जितनी भी डिजीज है इसके सिम्टम्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई TB का पेशेंट है तो उसको लो ग्रेड आफ्टरनून में फीवर रहेगा, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में PTB भी बोलते हैं, PTB, है ना। तो ये TB का सिम्टम होता है, लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर। तो ये बहुत सी ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सिम्टम्स आते हैं, तो इसका हमको नॉलेज होना चाहिए। जैसे परनीशियस एनीमिया के केस में रेड बीफी टंग, ये इसका सिम्टम होता है, रेड बीफी टंग। और राइस वाटर वाटरी स्टूल कब आते हैं? कॉलरा में। ठीक है, कॉलरा कहाँ का इन्फेक्शन होता है? हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में। ठीक है, तो इससे राई मतलब चावल के मांड जैसे फीसेस आते हैं। ठीक है, कावासाकी सिंड्रोम किस में देखा जाता है? कावासाकी सिंड्रोम में आपका स्ट्रॉबेरी टंग मतलब टंग का कलर चेंज हो जाता है। मतलब ये डिजीज के सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सी बीमारी में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको कॉप्लिक स्पॉट बताया था, बाइटॉट स्पॉट्स बताया था। बाइटॉट स्पॉट किस में आता है? विटामिन E की यदि डेफिशिएंसी हो जाए तो ये सब आपको पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है ना। तो आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। और मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, तब आप में आपके अंदर क्लैरिटी आएगी।
हमारे बॉडी फ्लूइड्स का पीएच आपको मैंने बताया था, है ना। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। आंसू का पीएच होता है, ये भी बेसिक होता है, 7+ होगा तो बेसिक पीएच होगा। आंसू का पीएच होता है 7.2। ठीक है, टीयर्स जिनको हम बोलते हैं। स्किन का कितना रहता है? स्किन भी बेसिक पीएच। अब हमको स्किन के लिए क्रीम डेवलप करनी है, कॉस्मेटिक्स बनाने हैं, तो हमें पीएच पता होना चाहिए ना, उस हिसाब से हम पीएच को एडजस्ट करेंगे। नहीं तो फिर हमें ईचिंग जैसा, इरिटेशन जैसा प्रॉब्लम आएगा। तो स्किन भी बेसिक पीएच होता है, जो ब्लड का पीएच है वही स्किन का पीएच है। स्लाइवा का पीएच हल्का सा एसिडिक होता है, बहुत हल्का सा एसिडिक होता है, 6.3। यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, इसकी रेंज 4 to 8 होती है। पाइल जूस का पीएच बेसिक होता है ना, 8.6। सीमेन का पीएच होता है बेसिक, 7.2 to 8। वेजिनल, विजाइना का जो पीएच है वो 3.8 to 4.5 होता है। मतलब विजाइना का जो फ्लूइड होता है उसका पीएच एसिडिक होता है। तो हमारे जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं इनका हमको पीएच भी पता होना चाहिए, है ना। कौन सी डिजीज हमारे किस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट डालती है? जैसे पेलेग्रा है। पेलेग्रा कहाँ होता है? स्किन पे होता है। डिफ्थेरिया, डिफ्थेरिया किस पार्ट को इफेक्ट डालता है? थ्रोट पे इफेक्ट डालता है ना। अब कोई भी, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई रोज स्पॉट कौन सी डिजीज का, इन्फेक्शियस डिजीज का सिम्टम है? रोज स्पॉट मतलब स्टमक पे पैचेस बनने लगते हैं रोज के जैसे, रेड रेड से, तो ये टाइफाइड में देखा जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं भाई टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है। तो ऐसी सामान्य जानकारी हमको बिल्कुल होनी चाहिए, और ये सब आपको रिवीजन से ही आएगी, यदि आप डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे। आप में से कोई बताएगा टाइफाइड हमारी बॉडी के किस पार्ट पे इफेक्ट डालता है? इंटेस्टाइन पे, है ना। पैलेग्रा कहाँ होता है? पैलेग्रा, बताओ। पायरिया कहाँ होता है बताओ? हम्म, पायरिया। पायरिया की प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? गम्स में होती है हमारे। रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम हमारे स्किन पे होती है। मलेरिया हमारे किस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट डालता है? मलेरिया डिजीज इम्युनिकेबल डिजीज है मलेरिया, मच्छर के काटने से फैलती है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? स्प्लीन और लिवर को। ठीक है, जॉइंटिस किसी को हो जाए तो उसका लिवर कमजोर हो जाएगा। टीबी हो जाए तो लंग्स पे प्रभाव पड़ेगा। टाइटर टाइटर थायराइड ग्लैंड पे प्रभाव डालेगा। रिकेट्स कहाँ होता है? हमारे बॉडी में जो सिस्टम है उसको रिकेट्स कौन से, किसको प्रभावित करता है बताओ? रिकेट्स। हम्म, रिकेट्स हमारी बोन्स बोन्स को प्रभावित करता है ना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाला प्रॉब्लम है ये। विटामिन सब पढ़ के आओगे, मिनरल्स पढ़ के आओगे, इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, इनके केमिकल नेम्स क्या है, ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आओगे आप। ठीक है। अभी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई थी, सर्जिकल ड्रेसिंग्स पढ़ाया था, है ना। वो आपने पढ़ा? हम्म। हाइपोनाइट्रेमिया क्या होता है बताओ? अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था ना आपको मैंने, यूरिनरी सिस्टम, डायूरेटिक्स तब बताया था। हाइपोनाइट्रेमिया मतलब होता है लैक ऑफ सोडियम, सोडियम की यदि हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो। और हाइपर नाइट्रेमिया मतलब सोडियम का लेवल बढ़ जाना। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना ब्लड में, और हाइपरग्लाइसेमिया ग्लूकोज का लेवल ब्लड में